तो सुनील जी, इट इज़ अ गुड रेपुटेशन टू हैव कि आपका म्यूचुअल फंड का कभी मिड कैप की बड़ी डील में नाम आता है और अगले दिन स्टॉक में सर्किट लग जाता है। इट्स अ गुड रेपुटेशन टू हैव, राइट? ये सब चीजों से मुझे कभी खुशी नहीं होती है, बिकॉज मार्केट में 50-50 का रूल हरदम लागू होता है। यू आर ऑलवेज राइट 50% ऑफ द टाइम एंड रॉन्ग 50% ऑफ द टाइम। बट क्या होता है ना, हम जो 50% ऑफ द टाइम राइट होते हैं ना, उसमें थम करके बोल देते हैं देखो हमने बोला था, और जो रॉन्ग होते हैं अब चुपचाप बैठ जाते हैं। तो आई थिंक वी शुड नॉट गेट स्वेड बाय दिस। आई थिंक मार्केट सुप्रीम है। हम सब बहुत छोटे खिलाड़ी हैं मार्केट के। बट द थिंग इज, अगर आप कोई भी चीज कंसिस्टेंटली करते रहो तो आपका वेल्थ जरूर बनेगा इंडिया में। सुनील, हमें आज हम 1 साल ईटी नाउ स्वदेश का सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। एक जोश, एक नारे के साथ हमने ईटी नाउ स्वदेश 1 साल पहले लॉन्च करा था। 12 महीने, 365 दिन। अगर मैं सैकड़ों मिनटों सेकंडों की बात करूं तो नंबर बहुत बड़ा लगेगा, मगर हकीकत यह है कि 1 साल के अंदर ईटी नाउ स्वदेश बढ़ रहा है। और आप जैसे लोगों के सहयोग के साथ एक प्रकार का मील का पत्थर, डिम्पी आपने क्या शब्द बोला था? मील का पत्थर जो 1 साल पहले हमने करा था, आज हमें काफ़ी उस बात का गर्व है। तो सुनील, पिछले 1 साल के अंदर हम 80% ऑफ द टाइम शायद ग्लोबल मार्केट्स एनालाइज कर रहे हैं, 20% ऑफ द टाइम हमने इंडियन मार्केट्स को एनालाइज करा है। तो आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज जिससे भी हम मार्केट की राय मांगते हैं, सवाल खत्म होने से पहले जवाब आ जाता है, भाई ग्लोबल मार्केट्स आर वेरी बैड, बी केयरफुल। कुछ पहले आपको, अजय को और आपके पूरे ईटी नाउ स्वदेश के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 साल कैसे निकला पता ही नहीं चला। बहुत चैलेंजिंग साल था और उसमें भी आपने झंडे गाड़ दिए। तो आगे तो अभी बहुत दुनिया बाकी है। वेरी वेरी श्योर दैट आगे आपके दर्शकों को आपसे और लाभ प्राप्त होगा। आपने सही कहा कि लास्ट 3-4 महीनों से ग्लोबल एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग है। और निकुंज, हम ये कह सकते हैं दैट इंडिया इज स्टैंडिंग आउट, लेकिन द वर्ल्ड इज फ्लैट। आई थिंक पूरा का पूरा नजरअंदाज करना ग्लोबल एनवायरनमेंट को सही नहीं होगा। क्योंकि कुछ अगर होगा वहां तो इंडिया को भी इम्पैक्ट होगा। हो सकता है थोड़ा कम इम्पैक्ट हो। इंडिया के लिए एक चीज जो वर्क कर रही है वो है कि हमारी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही रेजिलिएंट है। यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है, अनलाइक द ग्लोबल एनवायरनमेंट। और जो अभी एक फॉल हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में और ऑयल में, उसका भी इंडिया को एक बेनिफिट हो रहा है। तो आप ये जरूर कह सकते हो कि इंडिया इज स्टैंडिंग आउट इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट। लेकिन अगर दुनिया में कुछ बड़ी घटना होती है तो इंडिया को भी उसका छोटा मोटा तो इम्पैक्ट होगा ही। तो आई थिंक अगर थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह दी जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक सावधान हरदम रहना ही चाहिए। एंड स्पेसिफिकली व्हेन इन अ सिनेरियो वेयर आवर मार्केट्स आर फेयरली वैल्यूड। तो हम नेगेटिव नहीं है, बट हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप आज के आज है ना, जो भी आपको लेना है आप खरीद लो। दुनिया में क्या हो रहा है उसको जरूर आपको देखना चाहिए। एट द सेम टाइम इंडिया में कभी भी लंबे समय तक नेगेटिव रहना नुकसानदायक ही रहा है। तो आई थिंक बी पॉजिटिव हरदम, बट एट द सेम टाइम वर्ल्ड इज फ्लैट, तो बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए सुनील? 1 साल पहले अगर जनवरी महीने की बात करें तो सब आईटी सेक्टर्स को लेकर, डिम्पी जी फ़ोन बज रहा है आपका, साइलेंट पे रखिए भाई, बेसिक्स है। देना है फ़ोन आपको? बिजी रहते हैं डिम्पी, हाँ, काफी कॉल्स डिम्पी आती बिजी हैं। रहते हैं, काफ़ी कॉल्स आती रहती है। तो सुनील, 1 साल पहले सब आईटी की बात कर रहे थे और बैंक्स को एक प्रकार से धुतकार रहे थे। अब सब आईटी स्टॉक्स को अवॉइड कर रहे हैं और बैंक्स की जय जयकार हो रही है। एक ही साल के अंदर कहीं धूप कहीं छाया, कभी ऊपर कभी नीचे, इतने अमेजिंग ट्रेंड्स हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं? मुझे आपने एकदम सही बात कही है और बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और हम भी ये कह रहे हैं कि पहले जो घटनाएं 2-3 साल में एक बार होती थी, आजकल वो 2-3 महीने में एक बार हो जाती है। तो द ट्रेंड इज शिफ्टिंग वेरी फास्ट। और उसका ये, आई थिंक द रीजन इज कि हमारे पास आज की तारीख में इंफॉर्मेशन एक कमोडिटी बन गई है। इतना इंफॉर्मेशन, इतनी एनालिसिस हो रही है कि हमको हर 2-3 हफ्ते में हमारा व्यू चेंज करने पे मजबूर कर देती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं हो पाता है। आपने सही कहा, आईटी वाज द सनराइज सेक्टर
बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो मई और जून में जो फॉल आई, जो गिरावट आई, जहां निफ्टी ऑलमोस्ट 15,000 हो गया था, बैंक्स वर द वर्स्ट परफॉर्मर। अब बैंक्स आर द बेस्ट परफॉर्मर। तो आई थिंक ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा शॉर्ट होते जा रहा है, और वो आई थिंक दिस इज द फिनोमिना अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि जो 2-3 साल में एक बार होता था, अभी साल में 2 बार होगा। और आई थिंक दिस मूव अक्रॉस सेक्टर्स इज गोइंग टू बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। बट फॉर इन्वेस्टर्स मुझे नहीं लगता है कि आप इतने राइट हो सकते हो कि आप हर ट्रेंड हर बार एग्जैक्ट नीचे में पकड़ के आप ऊपर में बेच दो, और साइज में हो भी नहीं सकता है वो। तो हमें तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हमारा व्यू अभी भी बैंक पे भी अच्छा है, और आईटी में भी खराब नहीं है। आईटी को थोड़ा सा ऑब्वियसली हेडविंड है, बिकॉज जो दुनिया में स्पेसिफिकली वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप और यूएस में जो स्लो डाउन है, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। बट आई थिंक करेंसी पर्टिकुलरली डॉलर वीकनिंग से वो कुछ हद तक नेगेट हो जाएगा। तो आईटी में भी वी आर फेयरली पॉजिटिव। सुनील, अभी हाल ही में हमने देखा कि काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर आना शुरू है, हाउसिंग वॉल्यूम डेटा, जीएसटी कलेक्शन, एयर फ्लाइट डेटा, पावर डेटा, और इधर सेकेंड क्वार्टर के कंपनियों के अपडेट्स भी आना शुरू हुए, कंज्यूमर कंपनीज के, कुछ बैंक्स के। आपके पास काफ़ी ऐसी कंपनीज अपने पोर्टफोलियोज में हैं। लोगों का ये डर है कि ये जो बहुत वाइब्रेंसी है अभी कंजम्पशन साइड पे, क्या इस पे आंच आ सकती है क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन आएगा, और अगर आंच आ सकती है तो क्या इनके वैल्यूएशन यहाँ से करेक्ट हो सकते हैं? ये एक डर है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि अभी डेटा काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। आप अपनी कंजम्पशन कंपनीज के मैनेजमेंट से जब बातचीत कर रहे हैं तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है ऑन ग्राउंड? तो कंजम्पशन नेक्स्ट 3 से 6 महीने बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। देखो, एज इंडियंस वी लाइक टू सेलिब्रेट। हमें फेस्टिवल और हमारे शादी ब्याह और बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, और अच्छी बात भी है। इस बार 3 साल बाद हमारे जो फेस्टिव सीजन है वो नॉर्मली सेलिब्रेट हो रहे हैं। हमने देखा गणपति में, और अब देख रहे हैं हम दुर्गा पूजा और नवरात्रि में। लोगों का एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा है। और आई थिंक उसको देखते हुए नेक्स्ट 3 से 6 महीने कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ में ये कोइंसाइड भी हुआ है कि रूरल इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छा है, एग्रीकल्चरल प्राइसेस अच्छा है। और अर्बन इकोनॉमी में भी जॉब का सिनारियो प्रीटी डिसेंट है। इनफैक्ट मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे आया था कि भाई इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्री कोविड लेवल से भी कम हो गई है। तो ये सबको देखते हुए आई थिंक कंजम्पशन साइड में इंडिया में 3 से 6 महीने बहुत ही बॉयंसी दिख रही है। थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट आएगा कंपनियों को, वो थोड़ा एक्सपोर्ट रिलेटेड आएगा, बिकॉज यूरोप में पर्टिकुलरली कंजम्पशन में काफी स्लो डाउन है। उधर घर के बजट बढ़ गए हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, तो उनका ईएमआई घर का बढ़ गया है। उनके एनर्जी कॉस्ट बढ़ गए हैं। तो आई थिंक जो कंजम्पशन सेक्टर या जो कंजम्पशन की कंपनियां जो थोड़ा एक्सपोर्ट भी करती थी, उनको थोड़ा एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रेशर आ सकता है। बट डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, लेकिन इतने नहीं बढ़े हैं। और उसको देखते हुए आई थिंक आप देखोगे तो ना घर के सेल में ज्यादा कमी आई है, ना ऑटोमोबाइल सेल्स में ज्यादा कमी आई है। आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स तो इंडियन कंजम्पशन में बहुत ही अच्छा एक रुझान दिख रहा है। राइट, बिल्कुल। सुनील, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्योंकि आप जिन स्पेसेस की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन, ज़ाहिर तौर पर ये स्पेसेस है जो बहुत ही की एरियाज हैं जिन पर बात की जाती है, लेकिन अब यहाँ से कौन से बड़े ग्लोबल सेक्टर्स बनकर उभर सकते हैं? देखिए, निकुंज ने पहले कहा आजकल सेक्टर रोटेशन हर 2-3 महीने में होता है, तो मैं आपको जो कहूंगा हमारा 2-3 साल के व्यू से होगा। अभी 2-3 महीने में क्या होगा पता नहीं। बट वी कंटिन्यू टू लाइक आईटी, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां इंडिया इज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो अगर आपको मिड टीन रिटर्न्स बनाने हैं साल 2 साल एवरी ईयर, आई थिंक इट्स अ गुड सेक्टर। और वो थोड़ा सा क्या सेफ सेक्टर भी है। आज करेंसी में जो ऊपर नीचे होता है दुनिया में, आई थिंक दिस इज वन सेक्टर विच इज कम्प्लीटली डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। फार्मा शेयर्स काफी सस्ते हो गए हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड है, अभी लास्ट 15-20 दिन में फार्मा ने इतना आउट परफॉर्म किया है, विच वाज जस्ट कैचिंग अप विद द अंडर परफॉर्मेंस। बट अभी कंपनियां जो है, अच्छी कंपनियां आपको सब 20 पी मिल रही है, जो नॉर्मली नहीं मिलती है। और एक जो उनका जो स्लो डाउन का फेज था, वो भी एक एंड होने आया है। आई थिंक बोथ इन टर्म्स ऑफ रीस्टॉकिंग, थोड़ा सा प्राइसिंग पावर, थोड़ा डिमांड सिनारियो।
आई थिंक फार्मा कंटिन्यूज टू बी अ गुड सेक्टर। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, आई थिंक पूरे बैलेंस शीट उनकी क्लीन हो गई है लास्ट 4-5 साल में। क्रेडिट ग्रोथ हैज बीन वेरी स्ट्रांग। अभी जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने लास्ट 2-3 दिनों में अपने नंबर्स, प्रोविजनल नंबर्स दिए हैं, सबका आप देखिए ग्रोथ इज एनीवेयर बिटवीन 15 to 20%। और उसके दो रीजन है, एक तो गवर्नमेंट केपेक्स बहुत जोर से उभर कर आया है इंफ्रा में, और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स भी अभी काफी हद से शुरू हो गया है, और रिटेल डिमांड फॉर क्रेडिट तो है ही। तो आई थिंक 2-3 साल के व्यू से फाइनेंशियल ऑल्सो शुड लुक वेरी वेरी गुड। ऑब्वियसली अभी जो दुनिया की जो कंडीशन है उसको देखते हुए लिटिल बिट फोकस मोर ऑन द डोमेस्टिक साइड, तो कैपिटल गुड्स वगैरह भी काफी अच्छा करेंगे। लेकिन क्या है, इधर वैल्यूएशन जो है कैपिटल गुड्स में वो काफी स्ट्रेच हो गए हैं। तो सेक्टर अच्छा है लेकिन वैल्यूएशन में हमको कंफर्ट नहीं है। बट ये 3-4 सेक्टर काफी अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम अ 2-3 इयर्स पर्सपेक्टिव। जी, एक चीज़ आपसे और पता करनी है, आपके पोर्टफोलियो में क्या डिफेंस से जुड़े हुए कुछ शेयर्स हैं क्या? अगर नहीं है तो आप उनको लेना चाहते हैं, और अगर लेना चाहते हैं तो उसकी जरा वजह भी बताइएगा, क्यों लेना चाहेंगे? नहीं, डिफेंस इज कमिंग आउट एज अ बिग सेक्टर। गवर्नमेंट का एक क्लियर मैंडेट है दैट हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन डिफेंस में बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन डिफेंस में मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर इन द पब्लिक सेक्टर, और हमारा एक फ्रेमवर्क है, मीट्स फ्रेमवर्क, उसमें पब्लिक सेक्टर कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है, बहुत एफिशिएंट कंपनीज है, लेकिन जो फोकस रिटर्न ऑन इक्विटी और बाकी सब पैरामीटर्स पे होता है वो हमें थोड़ा कम दिखता है। और हमने देखा है टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे है ना उनके वैल्यूएशन में थोड़ा सा एक डाउनग्रेड आ जाता है। जैसे हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखा, पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े ही नहीं, तो उनका वैल्यूएशन में डिग्रोथ आ गया। एक पावर कंपनी में हमने देखा जिसमें एक ऐसा व्यू था कि कोई दूसरी कंपनी को खरीद लेगी, तो उसमें उनका डी रेटिंग हो गया। तो आई थिंक हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज नॉर्मली अवॉइड करते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 बैंक्स है पब्लिक सेक्टर साइड में, बाकी हम नॉर्मली पब्लिक सेक्टर कंपनीज अवॉइड करते हैं। ऑन द प्राइवेट सेक्टर वी हैव 2-3 स्मॉल कंपनीज, बट हमारा एक्सपोजर इन दिस सेक्टर विल बी वेरी स्मॉल। तो हमें सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, बट हमारे जो पैरामीटर में कंपनियां बैठती है वो ज्यादा कंपनियां है नहीं, इसके लिए वेटेज इज लेस। सुनील, एक कंपैरिजन अक्सर मार्केट में हम कहते हैं कि हिस्ट्री में नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट सर्टनली राइम्स। जो पास्ट में हुआ है फ्यूचर में होता है। और हिस्टोरिकली अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें, जब बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाती हैं, इस प्रकार का बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ होता है, जब हम बात करते हैं कि बड़ी कंपनियां खटाई में पड़ रही हैं, बड़े बैंक्स उनकी बैलेंस शीट हिल रही है, तो कितने समय तक हम आशावादी रह सकते हैं? देखिए, इंडिया एक रीज़न है कि ग्रो कर रही है, मगर आपके आसपास का अगर इन्वायरमेंट इतना ख़राब है तो आपको असर तो पड़ेगा। और जिस प्रकार का इस समय माहौल बना हुआ है, रिस्क ये है कि कोई बड़ा बैंक या कोई बड़ी कॉर्पोरेट सॉवरेन डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसका एक प्रकार का कंटेजन इफेक्ट आएगा। नहीं, आई थिंक निकुंज, मैंने ये पहले भी कहा दैट द वर्ल्ड इज फ्लैट, और अगर बाहर कुछ बड़ी इवेंट होती है तो इंडिया को डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आप देखिए 2008 में जो हुआ और 2022 में सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप 2008 में देखेंगे जब लेमन की क्राइसिस हुई थी, एक तो लेमन की क्राइसिस अचानक हुई थी। अभी जो आप बोल रहे हो, जो कपल ऑफ बड़ी बैंक्स है जिसके बारे में रूमर फैली हुई, अभी हर आदमी को पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जब ऐसा होता है ना, तब मोर और लेस दैट थिंग इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, और उसके दाम 15-20 यूरो से 3 यूरो एक दिन में नहीं हुए, वो तो काफी दिन से हो रहे हैं। ये तो हमने अभी 2-3 दिन पहले से ट्रैक करना शुरू किया, नहीं तो पहले से ही वीक थे। दूसरा, अगर आप इंडियन कंपनीज, पहले इंडिया एज अ कंट्री देखिए, तभी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था और आज फॉरेक्स रिजर्व है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर हमारी कंपनियों को देखिए, तब कंपनी की जो डेट इक्विटी रेशियो थे और आज है, जमीन आसमान का फर्क है। आज अगर आप देखेंगे, आज की तारीख में मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया का जो डेट इक्विटी है, इससे अच्छा आज तक कभी नहीं हुआ। लास्ट 2-3 साल में इतना पैसा कमाया इवन मेटल कंपनीज और अदर कंपनीज ने कि डेट काफी कम हो गया, और इसकी वजह से बैंक्स भी अच्छा कर रहे हैं ना, बिकॉज उनके एनपीए है ही नहीं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है कंपनियों का बहुत ही अच्छा है। 2008 में हर कंपनी ने, एफसीसी भी तभी बहुत पॉपुलर हुआ करता था, अनहेज्ड एफसीसी भी इशू कर रखे थे, तो दोनों तरफ से हिट हुआ, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ गए ग्लोबली,
और फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है डॉलर 50% बढ़ गया था, 35-40 रुपया जो हुआ करता था डॉलर, वो सीधा 60 हो गया था। इसके लिए उनको मार्क टू मार्केट भी आया। ऐसा कोई सिनारियो अभी है नहीं। तो आपका कहना बहुत ही लॉजिकल है कि अगर बाहर कोई बड़ी घटना होती है तो इंडिया में भी कंटेजियन इफेक्ट आएगा, बट वो 2008 जितना आएगा एकदम ही अनलाइकली है, बिकॉज बोथ कंडीशन ऑफ द कंट्री एज वेल एज कॉर्पोरेट इंडिया is far superior than it was earlier. So I think maybe if that happens, it might turn out to be one of the best buying opportunity as we saw in 2020 and earlier. तो थोड़ा बहुत रिएक्शन आ सकता है, बट क्रैश नहीं लग रहा है। सुनील, आज हमारी पहली एनिवर्सरी है, तो मैं थोड़ा एक आपकी रणनीति जानना चाहूँगा। एक प्रकार का बर्थडे गिफ्ट मान लीजिए, मगर एक बर्थडे गिफ्ट की छोटी सी दरखास्त है। अगर आप मार्केट को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, महंगा मगर अच्छा, जहाँ पे कंपनीज अच्छी हैं उन्हें लेना नहीं चाहिए, रीजनेबल बट कंपाउंडिंग, जहाँ पर कंपनीज अच्छी हैं 10-12-15% का रिटर्न आ सकता है, और सस्ता और अनडिस्कवर्ड या अननोन, जहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है मगर अगर इकॉनमी और अर्निंग्स ठीक आती हैं तो 40 से 50% का रिटर्न आने वाले 2-3 साल में हो सकता है। तो मार्केट को एक बर्थडे गिफ्ट समझ के हमारे दर्शकों के लिए 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करें। जो फर्स्ट पार्ट है अच्छा लेकिन बहुत महंगा, वो तो हमारे इन्वेस्टमेंट होराइजन में नहीं आता, क्योंकि जो चीज अच्छी है लेकिन बहुत महंगी है। देखो निकुंज, वी आर हियर टू बाय गुड स्टॉक्स। द बेस्ट कंपनी इज नॉट नेसेसरली द बेस्ट स्टॉक, तो दैट इज व्हाट वी फॉलो। जो सेकंड बकेट है, जो अच्छा भी है और ज्यादा महंगा भी नहीं, आई थिंक उसमें आईटी, फार्मा, जो मैंने कहा थोड़े बैंक्स, वो फिट होंगे। जो लास्ट बकेट आपने जो बोला ना, विच कैन बी द सरप्राइज पैक, आई थिंक मेटल्स हमें जरूर से देखना चाहिए। अगर दुनिया स्टेबल हो जाती है तो फिर से, दुनिया स्टेबल कब होगी निकुंज? व्हेन ये जो सब जितने भी सेंट्रल बैंक्स है लास्ट 3-6 महीने में वो टाइटनिंग कर करके उन्होंने इतना टाइटन कर दिया है कि अभी पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं। और अब उनको कोई ऑप्शन नहीं है बट टू चेंज दैट स्ट्रैटेजी फ्रॉम टाइटनिंग टू लूजनिंग। देखो काफी चीज इलॉजिकल लगती है, बट वो बोलते हैं ना, कभी अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए, आपको पता है कि आप ऑपरेशन करोगे या आप कोई एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी दवाइयां लोगे तो उससे आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, बट नियर टर्म आपको स्टेरॉइड्स देना बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। तो आई थिंक नियर टर्म मोस्ट सेंट्रल बैंक्स विल हैव टू गिव द स्टेरॉइड्स ऑफ लिक्विडिटी अगेन, और जब वो होगा तब थोड़ा सा फिर से लिक्विडिटी आएगी, थोड़ा फिर स्पेंडिंग होगी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा फिर से मेटल में डिमांड आएगी। मैंने पहले कहा दैट कंपनीज पर्टिकुलरली मेटल साइड में 2 साल में इतना पैसा बनाया है उन्होंने कि उनकी बैलेंस शीट कभी इतनी अच्छी नहीं थी। तो थोड़ा सा भी अगर वहां पे अपटिक आएगा तो आई थिंक मेटल कंपनीज कैन बी द सरप्राइज पैक, बट बहुत वॉलेटाइल सेक्टर है तो थोड़ा संभल के आप काम कीजिए। बट थर्ड पैक में जहां शेयर सस्ते हैं और जहां बड़ा अपसाइड हो सकता है, आई थिंक दैट मेटल्स वुड फिट इनटू दैट। सुनील, जाते जाते आपने अभी सरकारी कैपेक्स के बारे में बताया कि सरकार बहुत कदम उठा रही थी। कुछ दिन पहले आपने बोला कि, और देश में एक कैपेक्स का चक्का जो है वो आगे चल पड़ा है। जब हम कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करने की सूची बनाए, लिस्ट बनाए, तो या तो बड़ी कंपनियां या बहुत छोटी छोटी हैं। अभी हाल ही में आपने एक छोटी इंफ्रा कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड की है। मैं उसके ऊपर आपकी टिप्पणी नहीं चाहता, बट क्या उस तरह के यूनिवर्स में इंफ्रा, ऑर्डर बुक, ईपीसी काइंड ऑफ कंपनीज के में आपको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा आकर्षक हो गया है इस समय? क्या वहां पे बेट करनी चाहिए? देखो, पहले तो मैं आपको एक याद दिलाता हूँ, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ईपीसी कंपनियों में है ना, टाइम एंड अगेन काफी लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत हाथ चले हैं। तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सेक्टर बहुत अच्छा है, बट नेचर ऑफ द सेक्टर ऐसा है ना कि इसमें डेट कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कुछ गवर्नमेंट का इश्यू आ जाता है, कैश फ्लो का समझ में नहीं आता है। तो वी हैव स्मॉल एक्सपोजर टू दिस सेक्टर। सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी कंपनियों में हम ध्यान दे रहे हैं जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी 14-15% मिनिमम हो और जहां डेट बहुत कंट्रोल में हो। तो काम बहुत है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हमको पॉजिटिव लगता है। आई थिंक सेक्टर काफी क्लीन हो चुका है पहले के मुकाबले।
कंपटीशन भी काफी कम हो गया है। जो कंपनियां सरवाइव की है उनकी ऑर्डर बुक 4-4, 5-5 गुना उनके ईयरली टर्नओवर से ज्यादा है। तो आई थिंक दैट वुड बी आवर क्राइटेरिया। सो सेक्टर बहुत अच्छा है, बट कंपनियां प्लीज ध्यान से चुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और एक बार फिर ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग और मार्गदर्शन के लिए पहले साल में, और उम्मीद ये रहेगी कि आगे आने वाले सालों में भी ये प्यार बना रहेगा। फिर से आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयां, और दिल्ली बहुत दूर है, बहुत सालों तक हम कांटेक्ट में रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद निकुंज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट